अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर के हवाले से। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि 5 लापता एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया है। डाकुओं ने कच्चे के इलाके माशका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। डाकुओं ने छुट्टी से वापस जाने वाली पुलिस पार्टी को गाड़ी खराब होने पर घेराव करके निशाना बनाया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर जदीद हथियारों से हमला किया गया है। पुलिस एहलकार कैंप 2 से रहीम यार खान की तरफ जा रहे थे जब यह वाकया पेश आया। वाकये के बाद अब पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी इलाके में पहुंच चुकी है। जिले भर से रेस्क्यू गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं और इसके साथ साथ जख्मियों को शेख जायद और दीगर अस्पतालों में भी मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाकये के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस पर डाकुओं के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी सामने आई है। और अभी कच्चे के इलाके में पुलिस को जो हिदायत जारी की गई हैं वो ये हैं कि एहलकारों को एहतियात भी करनी है और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। रहीम यार खान में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। कच्चे का इलाका है जहां डाकुओं ने 2 पुलिस गाड़ियों पर हमला किया है। डाकुओं के इस हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 8 एहलकार जख्मी हुए हैं। टोटल जो 20 एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद थे और तमाम ये जो पुलिस अफसरान थे, पुलिस एहलकार थे, ये छुट्टी से वापस जा रहे थे। और 5 पुलिस एहलकार जो थे, अब ये बताया जा रहा था कि वो लापता हो गए थे, लेकिन अभी इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि उन्हें बाजियाब भी करवा लिया गया है। डाकुओं की तरफ से ये जो अटैक किया गया है इसमें रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ दीगर जदीद हथियारों से हमला किया गया है। और इस वाक़े के बाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये आज से नहीं है, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। अपने प्रोग्राम में भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि जो कच्चे के इलाके के जो डाकू वहाँ पर मौजूद हैं वो रियासत के लिए भी अब ये देखना है कि अपनी रेड को किस तरह से वहाँ पर कायम करना है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, डकैतियों के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पर अभी एक ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें इन तमाम तौर लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसमें हम देख रहे हैं कि एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान भी शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान पहुंचे हैं। उन्होंने भी गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि ऑपरेशन के लिए टीम भी इस हवाले से तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से हम आगे चलकर भी डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हम हमेशा से आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं और एक ऐसा मौजू है आज भी हमारे पास जिसके बारे में बात करना हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि अक्सर ममनू समझा जाता है। बहुत ही हसास और अहम मसला है जो कि ना सिर्फ इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर गहरे असरात डालता है बल्कि मर्दों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर करता है। अक्सर मर्द हम देखते हैं इस मसले का सामना करते हुए शर्मिंदगी और खौफ भी महसूस करते हैं और इसी वजह से बर वक्त इलाज की जानिब राग़िब नहीं हो पाते हैं। हम बात कर रहे हैं मर्दों के बांझपन के हवाले से। बांझपन के असबाब में हार्मोनल अदम तवाज़ुन है, जनियाती अवामिल हैं, गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इसमें शामिल है। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि कुदरत ने हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ और कुदरती इलाज फराहम किए हैं जो कि ना सिर्फ बांझपन का इलाज कर सकते हैं बल्कि मर्दाना ताकत और सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। हम इन्हीं कुदरती तरीक़ों पर बात करने जा रहे हैं जो कि मर्दाना बांझपन के इलाज में मौसर साबित हो सकते हैं। जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि कौन सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, मतवाज़न ग़ज़ाएँ ऐसी कौन सी हैं, कौन सा ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है जिसमें अगर हम चेंजेस ले आते हैं तो फिर जो हमारी सेहत है वो बेहतर हो सकती है और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर इस सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और बांझपन जैसे नाजुक मसले का कुदरती और महफूज तरीके से हल चाहते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतरीन जड़ी बूटियों, ग़ज़ाई नुस्खों और तर्ज़ ज़िंदगी के उसूलों से आगाह करें जो आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं, ताकि अगर आप या आपका कोई भी अजीज़ इस मसले का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत मुफीद साबित होगी। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर हकीम अताउर रहमान साहब ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया था। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मर्दाना पंच की जब बात करते हैं तो ये कलमिया भी है कि मुआशरे में इस हवाले से बात नहीं की जाती। पहले तो मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रूर कमेंट करें कि जो लोग भी इसका अगर शिकार भी हैं तो उन्हें चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करें, हुक्मा से रुजू करें और इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू है जो आपने लोगों की तवज्जो दिलाई है। अमूमन हमारे माशरे में ख़वातीन को इस मर्ज़ का मुजरिम ठहराया जाता है जी, जबकि WHO की रिपोर्ट और पूरे पाकिस्तान का जो तजिया किया जाए इस टाइम पाकिस्तान में 30 to 40% मेल्स इनफर्टिलिटी का शिकार है।
तो हम एक वक्त बहुत वक्त हम ज़ाया कर देते हैं ख़वातीन के ट्रीटमेंट में, या ख़वातीन में अंदर मोटापा है या कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मोटापा का ख़त्म करेंगे तो ही आप ठीक होंगी, तो फिर बहुत अरसे बाद जाके मेल्स अपना ज़हन बनाता है कि जी मैं भी अपने आप को चेक करवा लूँ। जब 8-10 साल बाद जब आप चेक करवाते हैं तो पता लगता है तो असल तो नुक्स आप में है, ट्रेंड ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, ये ट्रेंड ही नहीं है, मानते ही नहीं है इस चीज़ को, और जो कसूरवार है वो फिर ख़वातीन को ठहराया जाता है। जी एब्सोल्युटली, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, आम जो वजूहात हैं वो क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं इसके, इसका जो ताल्लुक है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ किस तरह से है? जी, इसमें मोहतरम देखें, मैं अगर इसको हम बुनियादी तौर पे ना कुछ बेसिक रीजंस हैं और कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव रीजंस हैं। जी, बेसिक रीजंस के अंदर हमारे अल्लाह पाक ने दिमाग के अंदर ऐसे गदूद बनाए हैं जो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे हमारे अंदर स्पर्म्स पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग में अल्लाह ने गदद बनाया, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अंदर FSH पैदा करते हैं जो हार्मोन्स मेल फीमेल्स दोनों में बनते हैं। ठीक है, मेल्स के अंदर वो स्पर्म्स को इंक्रीज करते हैं और फीमेल्स में एग्स को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें बनाई जैसे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? आपकी बॉडी की pH को कंट्रोल करता है। तो टेस्टिकल के केस के अंदर दोनों चीज़ों का चोली दामन का साथ है, हार्मोन्स का बनना और बॉडी की pH का नॉर्मलाइज होना आपको एक बेहतरीन सेहतमंद जरासीम बैलेंस्ड होना दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बुनियादी तौर पे जब आपके FSH का टेस्ट कराया वो भी ठीक है, या दूसरी बेसिक रीज़न में आपके टेस्टिकल में इंजरी, कोई चोट लगी है या बचपन में आपको कोई मम्स का इशू हो जाता है, कान पेड़े, ठीक है, बड़ी उम्र में मम्स हो जाते हैं जो बिगाड़ पैदा हो जाता है, उससे भी ये इन्फेक्शन पैदा होती है। सम टाइम ये होता है कि आपका एपिडिडमाइटिस के इशूज़ हो जाते हैं टेस्टिकल के अंदर, उससे भी इशूज़ होते हैं। ये बुनियादी वजूहात हैं। तो अगर बुनियादी वजूहात पेशेंट्स की ठीक हैं तो फिर आपने ऑब्स्ट्रक्टिव रीज़न पे जाना है। ऑब्स्ट्रक्टिव रीज़न ये होती है कि आपकी टेस्टिकल की कुछ ऐसी नालियाँ हैं जहाँ जरासीम जो हैं वो पास आउट होते हैं और वो आगे इंटरकोर्स के दरमियान रिलीज होके तो हमल करार पाता है। तो हकीम साहब, जेनेटिकली भी ये बीमारी शिफ्ट होती है? जी बिल्कुल, जेनेटिकली बहुत से केस ऐसे हैं जिनमें ख़ानदानी तौर पर ये इम्पोटेंसी के इशूज़ हैं या इनफर्टिलिटी के इशूज़ हैं, तो वो बाप दादा में बिल्कुल जर्म्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये लालाज मर्दी है। ठीक है, जेनेटिकली इशू। और कौन सी फिर ऐसी अद्वियात हैं, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके थ्रू फिर इलाज भी मुमकिन है? जी, असल में देखें, इसके अंदर सबसे पहले मेल्स के अंदर फर्स्ट करें कि अगर उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया के अंदर होता है कि आपकी बॉडी के अंदर 0 स्पर्म्स काउंट है, स्पर्म्स है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को चाहिए, मैं थोड़ा आपका उस सवाल की तरफ आता हूँ कि सीमेंस एनालिसिस का टेस्ट करवाएं। सीमेंस एनालिसिस के अंदर आपकी स्पर्म्स काउंट नॉर्मल है, अगर उनकी मोटेलिटी उनकी जो है उसके अंदर एक्टिव मोटाइल जो है वो 40% से ऊपर हैं तो वो औलाद के काबिल है। इसी तरह कुछ होते हैं जो स्लगिश होते हैं, नींद बेहोश होते हैं, डेड, तो वो देखने पड़ते हैं। 10-15% तो नॉर्मल होते हैं, अगर वो 20% से ऊपर चले जाएं तो वो भी डिजीज़ है। इसी तरह कुछ हमारी बॉडी में जो स्पर्म्स हैं वो डेड होते हैं। अमूमी तौर पे 5-10% डेड होना नॉर्मल बात है, जो हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारी खुराक है। लेकिन अगर वो भी 20-25-30% पे चले जाए ना डेड, तो ऑब्वियसली जब डेड और स्लगिश बढ़ेंगे जो एक्टिव जरासीम है वो कम हो जाएंगे। तो एक तो ये कुलिया पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि जब भी सीमेंस एनालिसिस का वो टेस्ट करवाएं तो अपनी बुनियादी तौर पे अपनी 2 बार को टैली जरूर करें। हमारी जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं बाज़ वो भी गलत आ जाती है। हमने बहुत से केस में मुशाहिदा किया है कि एक पेशेंट रिपोर्ट लेके आया, नब्ज़ उसको बता रही है कि ये ठीक है। अब ये बड़ा अजीब मामला है। हम पेशेंट को कहते हैं कि सर आप एक बार दोबारा टैली कर लें और किसी और लैब से टैली कर लें जो मुस्तनद लैब है। आप इमेजिन करें कि वो सेकंड टाइम बगैर दवाई खाए रिपोर्ट एक्सीलेंट आती है। तो ये भी एक आवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि इनिशियली ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले, चूँकि इसका ट्रीटमेंट होता है 6-6 माह, साल का लंबा, ये है ना कि इस पर डिस्कशन भी नहीं है, उस तरह से अवेयरनेस नहीं है और इसी वजह से लोग जरा झिझक का शिकार भी रहते हैं। तो कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं अगर हम थोड़ा सा गाइड कर सकें? इसमें देखें, अगर तो हमारे जरासीम बिल्कुल डेड है ना, उसमें तो आप अपने जो भी रेलिवेंट डॉक्टर हैं उनसे आप रब्ता करेंगे। अगर आपके स्पर्म में ओलिगोस्पर्मिया में जरासीम थोड़े से बढ़ रहे हैं, फिर आपको ये जड़ी बूटियाँ फ़ायदा देंगी। उसके अंदर हमारी ना 3 जड़ी बूटियाँ पाकिस्तान की बड़ी कॉमन जड़ी बूटियाँ हैं, जिसके अंदर संगाड़े, ये फल है बेसिकली। ये खुश्क जो संगाड़े होते हैं ना, इसका पाउडर मिलता है जो हम लोग देसी अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ मगज़ बनोला, ये भी एक नेचुरल चीज़ है, मगज़ बनोला। और तीसरी चीज़ खरातीन हमारी एक उसमें है,
तिब के अंदर खरातीन, ठीक है, हम उसका चूँकि सोर्स नहीं बताएंगे चूँकि मुख्तलिफ सोर्स होते हैं पेशेंट्स उसमें जो है ना, फिर वो, लेकिन ये खरातीन, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को पिसवा के हम वजन बेशक लेके और 1 टीस्पून सुबह शाम बीडी डोज में बिफोर मील दूध के साथ इस्तेमाल करने से एक माह के अंदर जिन लोगों के जरासीम 10-20% भी हैं तो वो 40% तजावुज कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आप बॉडी में हीट महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी की पीएच को नॉर्मल करें। मिसाल के तौर पर हमारे तिब के अंदर जैसे शरबत बजूरी है जी, या आप खुराक के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल कसरत से करें, फलों का इस्तेमाल कसरत से करें। मतलब कुछ लोग गोश्तखोर होते हैं, वो डेली मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं हर खाने के साथ, ठीक है, वो भी आपकी इन्फेक्शन का बायस है। ठीक है, एक्सेस प्रोटीन बॉडी में बढ़ जाए तो उसमें भी ये मामला होता है। कुछ लोग सिगरेट नोशी बहुत करते हैं, अब वो सिगरेट नोशी है या शराब का नशा है या कोई भी नशा कर रहे हैं, तो उन लोगों में ये दवाई भी असर नहीं करेगी और जरासीम डेड रहेंगे। ठीक है। और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वो इसमें कितना काउंट करता है? जैसे हम लोगों की रूटीन नहीं है एक्सरसाइजेज की, जी जी, तो वो कितना काउंट करता है? देखें, लाइफस्टाइल तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर कोई भी मर्ज ऐसा है उसको बेहतर करने में बड़ा मुआविन साबित होता है, खराब करने में भी। और लाइफस्टाइल खराब, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा तो डेफिनेटली वो आपके अंदर खराबी पैदा करेगा। अच्छा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आने के लिए बहुत कंपलसरी है कि सुबह की वॉक कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि इंसान सेहतमंद पैदा होता है, सेहतमंद लाइफ गुजारता है, अज़वाजी ज़िंदगी भी ठीक है, फिजिकली तौर पे जो रिलेशन है उसके मेल फीमेल्स के जो आपस में वो भी ठीक है, लेकिन औलाद नहीं हो रही होती। अच्छा, उसके अंदर लाइफस्टाइल काउंट करता है। लाइफस्टाइल क्या जी, आप रात सुबह में आप सो रहे हैं, दोपहर में आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं उठ के, और रात में आप वो लंच कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी लेट नाइट, ठीक है ना, जिस तरह से हम देख रहे हैं, फिर स्नैकिंग अलग से चल रही है, तो वो आपका जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जो आपके हार्मोन्स वर्क करते हैं, वो हार्मोन्स तो आपके डेड हुए हैं, वो सिक्रीशंस बन ही नहीं पा रही जिन्होंने उठ के एनर्जेटिक आपको करना है। आप खुद उसको सुला रहे हैं कि भाई मैं तो सोया हूँ, तुम भी सोए रहो। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो कुदरत के निज़ाम में जब आप मुदाखलत करते हैं तो वहाँ बीमारी पैदा होती है। ठीक है, तो वो अब कौन से ऐसे खाने हैं जो फिर इन तमाम लोगों को अवॉइड भी करने चाहिए, जिनका मसला ज्यादा ना बढ़े या शुरू ही ना हो? जी देखिए, आजकल हमारा जो मेन रीजन है ना, ये जो चिकन है बच्चे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा, चिकन वैसे तो अगर आप बारबेक्यू में कभी इस्तेमाल कर लें, कभी घर में सालन की शक्ल में इस्तेमाल कर लें तो शायद उसका इतना नुकसान ना हो, लेकिन ये जो जंक फूड में डेली बेस पे बच्चे जो फ्राइड चिकन यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा होते हैं, उसके ऊपर फिर आप बोतल पीते हैं, तो ये बॉडी के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी इन्फेक्शन है जो आजकल डॉक्टर्स हकीमों की सोच से बालातर हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल खानों को पसंद कर लिया है। और फिर देखें, इसमें एक चीज़ बताऊं कि पानी का इंटेक का बड़ा असर है बॉडी में। हमारी बॉडी में 85% बॉडी में पानी है, 15 से 16% खून है। अब हम लोग, हर बंदा ये ढूंढ रहा होता है कि कौन कौन सी चीज खून पैदा करती है। अब पानी की फिक्र ही नहीं भाई, आपकी बॉडी के ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। तो आप कभी मुशाहिदा कर लें, हमारे बच्चे बच्चियां पूरा दिन आप पूछेंगे जी मैंने तो 2 गिलास पानी पिया। 8 से 10 गिलास पानी तकरीबन टीन एज में बहुत कंपलसरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठीक है, बल्कि सर्दी में लोग कहते हैं पानी की जरूरत नहीं होती, सर्दी में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो उस तरह निकल नहीं, ड्राइनेस भी होती है। जी, ड्राइनेस भी होती है। तो बांझपन के दौरान कौन सी ऐसी गज़ाई में वो भी बताइएगा। ये हमारे सब्जियों में देखें, सबसे बड़ा जो इसमें अल्लाह पाक ने एक सुपर फूड बनाया है वो है एडोकावा। ठीक है, एडोकावा के अंदर विटामिन ई रिच सोर्स में पाया जाता है। इसका जूस पिए, नंबर 1, जिस तरह डॉक्टर एवियन देते हैं, विटामिन ई देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे जो केला है, केले के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं जो मनी को भी गाढ़ा करती हैं, और उसके अंदर जो अल्कलाइन लेवल हैं, एसिडिक लेवल कम करके अल्कलाइन लेवल बढ़ाती हैं। ठीक है, केला आपके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसके अलावा आपके लिए ना बादाम और मुनक्का, ये जो किशमिश है, नाश्ते के अंदर जो लोग बादाम और किशमिश का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होती, और ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस हैं, जिंक उनको प्रॉपर मिलेगा, चूंकि दिमाग की वो खुराक है, सेल्स की खुलियात की वो खुराक है, तो आपकी बॉडी के अंदर तमाम जो सेल्स हैं प्रॉपर वर्क करेंगे, सिक्रीशन मिलेगी। तो बादाम का इस्तेमाल और किशमिश का इस्तेमाल तमाम लोग, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो टीन एज में है, चाहे वो हमारी एज के हैं या वो बुढ़ापे में, सबके लिए बहुत जरूरी है। ये एक हेल्दी नाश्ता है जो ओबेसिटी भी नहीं करता। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आका अलैहिस्सलाम ने जौ का दलिया, जिसको तलबीना कहा है, तलबीना का इस्तेमाल भी औलाद के जरासीम में बहुत मुआविन साबित होता है।
ठीक है। तलबीना जौ का दलिया, ठीक है, दूध और शहद का मुरक्कब है। जौ का दलिया दूध में बनाओ, उसमें शहद मिला लें, कुछ खजूरें डाल लें, ठीक है, ये आपका तलबीना तैयार है। हाँ, उसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं अगर आपने बादाम किशमिश लेने। मॉडरेशन में बेहतरीन न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है, आपकी पूरी बॉडी की जितनी कीमियावी कमी उसको पूरा करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सब्जियों में वो शख्स जिनमें जर्म्स के इश्यूज हैं, स्पर्म्स के इश्यूज हैं, वो लोग टिंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, तोरियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसी तरह शलजम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये वो सब्जियां जिसके अंदर अल्लाह पाक ने रोगनियात रखे हैं, और रोगनियात जब आपकी बॉडी की खुश्की दूर होती है, तरावट बहाल होती है, तो आपके जितने बॉडी के हार्मोन्स हैं वो अपना वर्क तेज कर देते हैं। ठीक है। ये वो मैकेनिज्म है जो बुनियादी मैकेनिज्म है। यानी अगर आपने एक वक्त में स्पाइसी खाना खाया है, तो दूसरे वक्त आपको दूध पीना है, दही खाना है, या कोई सब्जी खानी है, तो वहाँ आपकी बॉडी का एतदाल बहाल हो जाएगा, तो वहाँ बीमारी का उनसे कम होगा। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि जब भी इसका इलाज शुरू किया जाता है तो इलाज तवीलुल मुद्दती है या फिर डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से रिजल्ट आता है? नहीं, इसका इलाज लंबा होता है, 3 माह से लेकर 6 माह तक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट डिफरेंट हैं। अगर तो इसके अंदर मेल डिसऑर्डर के भी इश्यूज हैं, चूँकि देखें औलाद पैदा ना होने में जो बुनियादी इश्यूज है, मेल्स का फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है जी। अगर उसके अंदर प्री मैच्योर एजुकेशन का इशू है, सूरत अंदाल का, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, तो वो आपकी बॉडी में जर्म्स पूरे भी होंगे, तो मशीनरी अगर फॉल्टेड होगी तो डेफिनेटली आप औलाद के काबिल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम अताउर रहमान साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर और अल नस्र फुटबॉल क्लब के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम UR क्रिस्टियानो रखा है, जिसने सिर्फ 1.5 घंटे में 10 लाख से ज़ायद लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। और यूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल दुनिया में सबसे कम वक्त में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला चैनल बन चुका है, और चंद घंटों में 50 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स उनके चैनल को फॉलो कर चुके हैं। और रिकॉर्ड वक्त में सब्सक्राइबर्स की ये तादाद हासिल करके रोनाल्डो ने नई तारीख रकम कर दी है। रोनाल्डो पहले ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 917 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स के साथ सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं, जिसकी बदौलत वो हम देख रहे हैं कि पेड स्पॉन्सरशिप्स के लिहाज से दुनिया के महंगे तरीन एथलीट तस्वुर किए जा रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर इस वक्त 29 मिलियन के करीब पहुँच चुके हैं। यूट्यूब पर अपनी इब्तदाई वीडियो में स्टार फुटबॉलर का कहना था कि वो तवील अरसे से इस बारे में सोच रहे थे और आखिरकार उन्हें इसे हकीकत में बदलने का मौका मिल गया। उन्होंने मजीद कहा कि वो हमेशा से सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों के साथ मजबूत ताल्लुक कायम रखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। अब उनका यूट्यूब चैनल उन्हें ऐसा करने के लिए एक और बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। रोनाल्डो के मुताबिक वो इस चैनल के जरिए अपने ऐसे पहलू जाहिर करेंगे जो ज़्यादातर शायकीन ने नहीं देखे होंगे। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद मेहमानों की एक इंटरव्यू सीरीज़ भी शूट करेंगे। इन मेहमानों की शनाख्त का अभी ऐलान होना बाकी है, और लग ऐसा रहा था जैसे यूट्यूब का जो स्टाफ है वो उनके घर के बाहर ही खड़ा है, जिसने पहले उन्हें सिल्वर बटन दिया है, फिर गोल्डन बटन दिया है, और उसके बाद डायमंड बटन भी उन्हें एक ही दिन में मिल चुका है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम रोनाल्डो के पास, और 29 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर जो हैं वो इस वक्त उनके यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी स्टार या किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, कि जैसे ही उन्होंने यूट्यूब को ज्वाइन किया है तो कुछ ही वक्त में हमने देखा है कि बहुत से लोग जो कि करोड़ों की तादाद में हैं वो उनके चैनल को सब्सक्राइब इस वक्त कर चुके हैं, और सिर्फ चंद घंटों की गेम में ही उन्हें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन, गोल्डन बटन और डायमंड बटन तीनों ही मिल चुके हैं। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे एक ऐसी कामयाबी की जो हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बायस है। इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 अपने नाम करने वाले फ़हीम महसूद ने एक बार फिर से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। उनकी ये कामयाबी न सिर्फ उनकी मेहनत और अज़्म की अक्कासी करती है बल्कि मुल्क के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है। फ़हीम महसूद ने दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए ये टाइटल जीता है, जिस पर उन्हें और उनके चाहने वालों को बेहद फ़ख्र है। मार्शल आर्ट्स का खेल बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसमें हरीफ को हराने के लिए सिर्फ सख्त मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे जिस्मानी और जहनी तौर पर भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी लगन, महारत और उम्दा कारकर्दगी के साथ दुनिया को मुतासिर करते रहते हैं।
हम अपने शो में इन्हीं पाकिस्तानी हीरोज़ को मदऊ करते हैं और उनकी कारकर्दगी को सराहते हैं। जिस तरह से अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवाकर मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इसी तरह से बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कि दुनिया भर में मुल्क और कौम के लिए अच्छी खबरें लाने में मसरूफ़ हैं। इन्हीं में उभरते हुए सुपरस्टार्स में फ़हीम महसूद भी शामिल हैं, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात भी करेंगे। फ़हीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके इस सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरह की रही ये जर्नी और आपने इस कामयाबी को कैसे हासिल किया, कितनी मेहनत थी इसके पीछे? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक़ था मार्शल आर्ट्स का ना, तो बचपन से ही मैंने इस गेम का स्टार्ट ले लिया था। 2004 से मैंने गेम का स्टार्ट ले लिया था और 2005 और 6 तक डिवीज़नल लेवल पे, प्रोविज़नल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे compete किया। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई वर्ल्ड जूनियर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 2006 वियतनाम में जो हुई थी, उसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो उसमें भी मेरी काफ़ी अच्छी फ़ाइट्स रही थी। तो उसके बाद थोड़ा काफ़ी गैप आ गया था इवेंट्स में, तो उसके बाद दोबारा एक स्टार्ट लिया था 2014 और 15 में। तो उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे compete करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में भी फजर ओपन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के लिए मैं सिल्वर मेडल लेके आया था। और उसके बाद साउथ एशियन गेम्स हुई थी 2019 में, उसमें भी मैं पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल लेके आया था। उसके अलावा बाकी इवेंट्स वगैरह चलते रहे हैं, लेकिन कुछ फिर कोरोना की वजह से कुछ गैप आ गया था गेम में, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो अभी ये इवेंट जो हुआ था, इसके लिए मैंने तैयारी की और इसमें पार्टिसिपेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने गोल्ड जीत लिया था। ठीक है फ़हीम, जिस तरह से बड़ी ज़बरदस्त और शानदार कामयाबी आपकी ये रही है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तैयारी के हवाले से मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आपको देख रहे होंगे। कुछ लोगों को लगता है बड़ा आसान खेल होगा, लेकिन यकीनी तौर पर आसान तो नहीं है। तो वो जो प्रैक्टिस थी, वो जो एक डाइट प्लान होता है, वो एक रूटीन होती है, किस तरह से उसको फॉलो करना है तो फिर आदमी जाकर इस मकाम तक पहुँचता है? जी बिल्कुल, ताइक्वांडो ऐसी मार्शल आर्ट्स है जिसमें आपको हर एंगल से आपको फोकस करना पड़ता है। आपको अपने एंड्योरेंस पे भी फोकस करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना पड़ता है, आपको अपनी नींद पूरी रखनी पड़ती है, आपको अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। इवन कि अगर आप सिर्फ डाइट की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है हमें। और बाकी ट्रेनिंग पैटर्न जो सा होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। हमारे बाकी मार्शल आर्ट्स जितने भी होते हैं उससे हम टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी लोअर गेम जो सी है वो ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि किक्स वगैरह मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी मेहनत जो सी होती है वो दुगना हो जाती है। तो इसलिए मेहनत काफ़ी लगती है इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट के लिए मैंने कम वक्त में, क्योंकि जब आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप उसके बारे में नॉलेज होती है तो आप कम टाइम में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को मैंने कम टाइम में ही एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ठीक है, और फिर ये भी देखते हैं कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके दरमियान भी बहुत सी ऐसी इंजरीज हो जाती हैं। जी काफ़ी, जब जिस दिन हमारा स्पारिंग डे होता है तो उसमें मोस्टली ये होता है कि इंजरीज़ हो जाती है ना। और ताइक्वांडो में मोस्टली ये इशू होता है कि हमें नी एंकल और जॉइंट्स की जो से इंजरीज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी अच्छी चलती रहती है तो मोस्टली ये केसेस नहीं आते आपके साथ। ठीक है, अच्छा, जब भी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो फिर हम देखते हैं बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू वो अपनी गेम को मज़ीद बेहतर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ फिर ऑब्वियसली फैसिलिटेट उस तरह से नहीं किया जाता, चीज़ें उस तरह से मौजूद नहीं हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ नहीं है हमारे पास। तो जब इस तरह के मुकाबले में जाया जाता है, इस सतह के मुकाबले में शामिल होने के लिए, वो कौन सी ऐसी ख़ास तैयारी है, वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिस पर फिर आपने काम किया है? जी बिल्कुल, एक्चुअली जब आप इंटरनेशनली कम्पीट करने जाते हैं तो आप वहाँ का जब इन्वायरमेंट देखते हैं ना तो आपको अवेयरनेस हो जाती है। कुछ इवेंट्स इस तरह होते हैं कि जिसमें आप सिर्फ पार्टिसिपेशन ही कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तब वहाँ का इन्वायरमेंट जब देख लेते हैं तो वहाँ की एनालिसिस करके आप जब वापस आते हैं तो फिर हम उस पर काम करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देख के जिन चीज़ों में हमारे पास हमें कमी होती है या हमें कोई खामियाँ रह जाती हैं तो हम उस पर काम करते हैं। तो मोस्टली
फिर ये होता है कि हमें मौका मिलता रहता है, तो इसी तरह हम आगे जो से इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं तो उसमें हम बेहतरी, हम इम्प्रूवमेंट आती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज का ये जो अभी मेडल आया 2024 के थाईलैंड में, तो ये नहीं था कि बस एक इवेंट की वजह से हमें गोल्ड मेडल मिल गया। इसके पीछे बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ से हमने लर्निंग की है और बहुत सी ऐसे ट्रेनिंग्स है जो हमने लिए हैं, तो उसकी वजह से ये अचीवमेंट हमने हासिल किया। ठीक है, तो फ़हीम, चैम्पियनशिप के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था और आपने उसे कैसे हल किया? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फ़ाइनल फ़ाइट जो सी मेरी हुई थी फ़िलिपीन के साथ, वो मेरे लिए बहुत टफ़ हो गई थी, क्योंकि उससे पहले सेमीफ़ाइनल में ना मुझे इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से फ़ाइनल में कम्पीट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो वो बहुत ही टफ़ सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई थी। ठीक है। अच्छा, जो आपकी कामयाबी है यकीनी तौर पर ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी एक हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का या कोचेस का अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहते हो जिन्होंने आपकी सफ़र में आपकी मदद की है, जो आपके साथ साथ रहे हैं। जी बिल्कुल, जितने मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और फ्रेंड्स हैं और कोचेज़ हैं, तो उनको तो मैं बहुत मशकूर हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दुआएं की हैं, काफ़ी सपोर्ट किया है, तो फिर जाके ये मेडल हमारे पास आया है। ठीक है, और अब ये जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, यकीनी तौर पर इसके पीछे मेहनत बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जिनमें आपने सीखा भी है, जहां पर आपने सिल्वर मेडल भी लिया, आप गोल्ड मेडल लेने में भी कामयाब हुए हैं। इसके बाद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगला टारगेट आपका क्या है? जब आपका एक विनिंग स्ट्रीक है उसको किस तरह से बढ़ाने का इरादा रखते हैं आप? असल में एक्चुअली जो बाहर हमारी पार्टिसिपेशन हुई इस इवेंट में, अपने ऑन से जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे वो मैंने अपने आप से किए थे, अपने ख़र्चे से ही किए थे ना। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट हमें इस लेवल पे सपोर्ट करेगी तो इससे हमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। फिर अगर आप इवेंट्स की आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी चलती रहती है, तो ओलंपिक्स जैसे गेम्स होती हैं तो उसमें हमें एक क्वालिफिकेशन का मौका मिल जाता है, तो वहाँ पर कम्पीट करने का और ओलंपिक्स में मेडल लेने का हमें अच्छा मौका मिल जाता है। जैसे अरशद भाई का आया था, तो इसी तरह बाकी गेम्स जितनी भी अगर उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो टैलेंट हमारे पास है पाकिस्तान में, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलें, हमारी तो कोशिश है कि इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दें, ऑफिशियल्स को भी ये मैसेज दें कि ताइक्वांडो पर भी काम किया जाए ताकि ओलंपिक से भी हम गोल्ड मेडल लेकर आ सकें। अच्छा, मार्शल आर्ट्स में कामयाब होने के लिए अब जो नौजवान खिलाड़ी हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी बेस्ट एज है जिसमें हमें ताइक्वांडो पर काम शुरू कर देना चाहिए? बेसिकली मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी है कि जिससे आप मेंटली भी फिट रहते हैं और फिज़िकली भी फिट रहते हैं। तो जब आप मेंटली और फिज़िकली दोनों फिट रहते हैं तो एक आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन की वजह से शायद स्पोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारी एजुकेशन रह जाएगी, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स के लेके जाए, जिस तरह मैं खुद भी मैंने डबल मास्टर किया हुआ है, एक स्पेशल एजुकेशन में और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में, एंड देन एमफिल किया हुआ है स्पेशल हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में, तो दोनों चीज़ों को आप पैरेलल लेके चल सकते हैं। तो ये एक अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो जिस तरह आजकल हमारे माशरे में ड्रग्स का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है और बाकी भी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो मोस्टली स्ट्रेस में रहने, डिप्रेशन में रहने लग गए हैं। तो वाहिद एक स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी है, अगर हम उस पर ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे तो हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा, इवन के पेरेंट्स को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी बहुत फ़ायदा होगा। जब हम ग्रास रूट लेवल पे जूनियर बच्चों पे काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है। अच्छा फ़हीम, जिस तरह से आपने भी बहुत से इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं उनमें आपने हिस्सा लिया है, सबसे ज़्यादा किस मुकाबले में आपको लगा कि ये बड़ा यादगार लम्हा है, ये मुकाबला बड़ा टफ रहा है, और क्या उसकी रीज़न थी? 2016 ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड हो रहे थे रियो के लिए, तो वहाँ पे जो मेरी फ़ाइट चल रही थी वो क्वालिफ़िकेशन के बस एक स्टेप की दूरी पे ही थी, लेकिन उसमें कुछ इशू इस तरह हो गया था कि जिसमें डिस्क्वालिफ़िकेशन हो गई थी, तो उसका मुझे काफ़ी अफसोस रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की थी ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने के लिए और ओलंपिक्स मुझे बस एक स्टेप की दूरी पे ही था।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा से आपको ये मौका ज़रूर मिले और ओलंपिक्स में जाने की आपकी जो ख्वाहिश है, जो पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल लाने की आपकी ख्वाहिश है ओलंपिक्स में से, वो भी ज़रूर पूरी हो। अच्छा, आपके ख्याल में लास्ट कमेंट में आपसे चाहूँगा कि ताइक्वांडो की अगर हम बात करें या दूसरे मार्शल आर्ट्स के खेलों की हम बात करें, उसके फ़रोग़ के लिए आपको क्या लगता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कौन से ऐसे इकदाम हैं जो वो करें तो ये जो स्पोर्ट है ये भी हमारे लिए बहुत से मेडल्स ला सकता है? अगर हमारे पास जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट भी तभी आगे आएगा जब आप उनको रिवार्ड देंगे। स्पोर्ट्समैन अपनी काबिलियत पे वो एक मेडल आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो उनकी गेम रह जाएगी। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगर उनको रिवार्ड्स मिलते रहेंगे तो वो अपने मुल्क के लिए जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इवन के मार्शल आर्ट से हट के भी अगर हम बाकी गेम्स को भी देखें तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही उनको कि जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए पीएसबी को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कंप्लीटली जितना भी होल पैकेज है, लाइक उसमें अगर हम डाइट की बात करें, अगर उसमें हम हॉस्टल्स की बात करें, अगर उसमें हम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जिम इक्विपमेंट्स हो गए, बाकी भी जितने जो गेम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो जो एडवांस चल रहे हैं अगर वो प्रोवाइड कर दिए जाएं तो मैं कहता हूं कि ओलंपिक्स में हमारे बच्चे जितने भी हैं पाकिस्तान का टैलेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट, आप इस दफ़ा अगर आपको 7 दिख रहे हैं तो नेक्स्ट में आपको तकरीबन अराउंड 70 भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर उनको सपोर्ट किया जाए इंशाल्लाह। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट ज़रूर इस पर काम करेगी। बहुत शुक्रिया ताइक्वांडो चैंपियन फ़हीम महसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले पर हम बात करेंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया और अवामी हलकों में एक ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का सबब बना है। कराची के इलाके कारसाज रोड पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे ने पूरे मुल्क को ही हिला कर रख दिया है, जिसमें एक गरीब बाप और बेटी की मौत वाक़ हुई। मुलजिमा नताशा दानिश की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इकदाम ने सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया है। 19 अगस्त को कारसाज रोड पर नताशा दानिश की SUV कार ने मोटरसाइकिल सवार आरिफ और उसकी बेटी आमना को कुचल कर हलाक कर दिया था। इस वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद यह हादसा सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गया है, जहां सार्फिन ने मुलजिमा के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया है। खास तौर पर मुलजिमा को जहनी मरीजा करार देने की जो कोशिश की गई उसने सोशल मीडिया पर लोगों को काफ़ी मुश्तिल कर दिया है। सोशल मीडिया सार्फिन ने मुलजिमा नताशा की दौलत और उसकी हैसियत पर सवाल उठाया है। एक सारिफ ने लिखा है कि पाकिस्तान अमीरों के लिए जन्नत बन चुका है, जहां शाहरुख जतोई, जाहिर जाफर जैसे मुजरिमों को कुछ नहीं हुआ तो नताशा का क्या बिगाड़ लिया जाएगा। एक और सारिफ ने सवाल उठाया कि जहनी मरीजा होने के बावजूद नताशा दानिश 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव और 7 कंपनीज की डायरेक्टर कैसे हो सकती है। यह सवाल सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में सारिफ ने कहा है कि नताशा की दौलत इंसाफ पर गालिब आ जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। लोगों ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया है कि नताशा को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हो। बहुत से सारिफीन ने हादसे में जान बहा कामना और आरिफ के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए इंसाफ की अपील भी की है। उनका कहना है कि पैसा और हैसियत किसी भी मुजरिम को बचाने का हक नहीं देती और इंसाफ के तकाजे भी पूरे करने चाहिए। यह वाक़या हमारे लिए एक याद दहानी है कि हम सबको इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले को संजीदगी से लेंगे और मुतासरा खानदान को इंसाफ भी फराहम किया जाएगा। इस वाक़े के बारे में मज़ीद अपडेट्स के लिए कराची से हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट समिया खुर्शीद मौजूद हैं, जो कि लवाहिकीन के साथ इस वक्त मौजूद हैं। समिया, हमें इस हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी, सानिया है कारसाज, जिस पर बेहंगम तरीके से दौड़ते एक 4x4 डाले के ड्राइवर ने एक मेहनत कश तबके के बाप बेटी को बेदर्दी से कुचल डाला। तेज़ रफ्तार इस डाले की जो ड्राइवर हैं वो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घर में जहाँ पर ये जो बाप बेटी हैं वो रहते थे और मेरे साथ उनके लवाहिकीन मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर सोग की फ़िज़ा है। ना सिर्फ यहाँ पर सोग मनाया जा रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक सोग का सा आलम है
और मीडिया पे जहाँ इसके हवाले से भरपूर रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो वहीं हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक रद्द अमल, बहुत ज़्यादा भारी रद्द अमल सामने आ रहा है, जिसमें लोग यही कह रहे हैं कि खून का हिसाब दो और लवाहिकीन का खून का हिसाब दो, लवाहिकीन को इंसाफ दो। ये हैशटैग इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश में है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिले। मेरे साथ इस वक्त जो मरने वाले हैं उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनके छोटे भाई मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और उसके जवाबात इनसे तलब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे कुछ सवालात आपसे हैं कि आप क्या समझते हैं कि इस हादसे के बाद जो एक ट्रेंड चल रहा है कि खून का हिसाब दो, लवाहिकीन को इंसाफ दो, तो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम आप लोगों के साथ है, सोशल मीडिया आप लोगों के साथ है, मगर वहीं कुछ लोग जहाँ शदीद गम व गुस्से में, तो वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो मामला ना हो जाए कि रफ़ा दफ़ा हो जाए मामला और पैसे लेके या कुछ, क्या हिसाब? देखिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पाकिस्तानी अवाम की वजह से ये केस आज तक ज़िंदा है। आज जो है सिर्फ 3 ही दिन हुए, 19 तारीख को मेरे भाई की शहादत हुई है, भतीजी की शहादत हुई है, और जो है ये जो पराडो है जिसने दरिंदगी के साथ जो है ये उनको कुचला है, तकरीबन 50 मीटर इतनी ज़ोर से हिट किया कि 50 मीटर दूर जाके जो है वो मेरा भाई और मेरी भतीजी जो है सड़क पे गिरी है, और फ़ौरन ही जिसमें जो है मेरे भाई की जान चली गई। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बनता चला जा रहा है कि ये वक्त आ गया है कि एक मिसाल कायम होनी चाहिए, और अगर ये मिसाल अभी भी कायम नहीं हुई तो फिर इस मुआशरे के ऊपर से तमाम गुरबा जो इस मुल्क की 80% आबादी से ज़्यादा हैं, उन सब का दिल जो है टूटेगा। मैं उन सब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं किसी भी तरह से मुझे पीछे नहीं हटना है। हमारा जो है हैशटैग वही है जो आपने भी फरमाया कि लवाहिकीन को इंसाफ दो, और इंसाफ इसी सूरत में है कि ये बर्बरियत का जो किरदार इन्होंने जो अदा किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो सर आप ये बताएं कि अभी तक कौन कौन सी हुकूमती शख्सियात ने आपसे रब्ता किया? देखिए, तकरीबन सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अहदेदारान जो हैं वो यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम ख़ास तौर पे आमिर चिश्ती साहब जो कि एक सेनेटर हैं, वो सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे, और पहले दिन से उन्हीं की काविशों की वजह से जो हमें हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में जो रुकावटें आ रही थी, उन्हीं की तवज्जो की वजह से और उन्हीं की मदद की वजह से जो है वहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स कुछ आगे जल्दी बढ़ी, वरना तो वहाँ का जो इंतज़ामिया था उसी वक्त ऐसा महसूस होता था कि जो है शायद वो सब के सब इन्फ्लुएंस के में आ गए हैं। और इसके अलावा सईद गनी साहब भी तशरीफ़ लाए, मैडम मिनिस्टर साहिबा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वो भी तशरीफ़ लाई, और तमाम वो PTI से भी जो रहनुमा है वो भी तशरीफ़ लाए, जमात इस्लामी, जमात दावा, सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ और हुक्मरान हुकूमत से जो लोग ताल्लुक़ है वो तशरीफ़ लाए। शर्मिला साहिबा जो हैं वो भी आने का कह रही हैं, तो कल वो भी आना चाह रही हैं। तो केस पर क्या पेशरफ्त हुई है और मुलजिमा की फैमिली ने किस किस्म का रब्ता किया या किसी किस्म की धमकियाँ मौसूल हुई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लॉयर के साथ ये गुफ्तगू हो रही है कि इसमें 114 की भी दफ़ा शामिल की जाए FIR में, जो कि अभी नहीं है। पहले उन्होंने सारी ऐसी दफ़ाएं शामिल की थी जिसमें जो है बेलेबल थी, लेकिन जो है अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसे नेक लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से उसमें 322 की दफ़ा भी शामिल की गई। अब हमारी डिमांड ये है कि इसमें 114 की दफ़ा भी शामिल की जाए, ताकि अगर ये जहनी मरीज़ा हैं तो जो है, और 5 साल का इनका इलाज चल रहा है, तो वो शख्स भी इसमें इम्प्लिकेट हो जो कि जो है जो गाड़ी देने का ज़िम्मेदार बना है। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे और ये है कि हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? देखिए, हुकूमत से मैं क्या मुतालबा करूँ, मैं तो मुतालबा करता हूँ रियासत से और रियासत के इदारों से, बिलखुसूस पुलिस के इदारे से, बिलखुसूस जो है इंसाफ के इदारे से। मैं गुजारिश करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं गुजारिश करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध से कि जो है वो मुझे एज़ आ पाकिस्तानी होने के नाते इंसाफ दें, और मुझे इंसाफ देने का मतलब मेरे भाई को इंसाफ दें, और मेरे भाई को इंसाफ देने का मतलब है कि इस मुल्क के वो 90%
अवाम को इंसाफ दें जो इसी तरह से जो गुर्बत के हिस्से में जो है अकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और ये जो चंद लोग जो हैं उनको जो है हैवान समझते हैं, उनको जानवर समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। कोई पैर के नीचे कुचल देता है तो कोई गाड़ी से कुचल देता है तो कोई डाला से कुचल देता है। बस यही आपको हर चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद इसी किस्म के वाक़े आते रहते हैं। मेरी ख़ास गुजारिश है सोशल मीडिया के साथियों के साथ, अवाम के साथ और ये टीवी चैनल्स वालों के साथ, देखिए ये वक्त गुजर जाएगा, हम तो खड़े हुए हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि कहीं हम जो है किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लेंगे। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप हमें अकेला छोड़ेंगे? मेरा हैशटैग है कि क्या आप हमें अकेला छोड़ेंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। आप अगर अकेला नहीं छोड़ेंगे तो हम आखिर तक जाएंगे और कोई हमारा इरादा नहीं है कि इनके किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि लवाहिकीन का यही कहना है कि हम किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इस वक्त शोबिज़ की शख्सियात भी इस वाक़े को लेके काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से में हैं और वो भी इंसाफ का मुतालबा ही कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे यही हैशटैग चला हुआ है कि खून का हिसाब दो, लवाहिकीन को इंसाफ दो, लवाहिकीन का साथ दो, ये इस वक्त हैशटैग है। अगर इस केस में सही तरीके से इंसाफ नहीं मिला लवाहिकीन को, तो जो खौफ की अलामत समझे जाने वाली है 4x4 डाले होते हैं, ये मज़ीद आम शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन जाएंगे। तो यहाँ पर मौजूद लोगों का भी यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के तलबगार हैं। अगर यहाँ पर मौजूद लवाहिकीन का यही कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम यही समझेंगे कि VIP कल्चर को शायद यहाँ पर प्रमोशन मिलती है, और एक आम आवाम के लिए कानून से इंसाफ लेना इतना आसान नहीं। बहुत शुक्रिया सुमैया खुर्शीद, हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी आपने मुलाहिजा किया और उनका यही कहना था कि अगर अवाम हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो हम भी किसी सिचुएशन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत से केसेस इस तरह के पहले भी हो चुके हैं जिसमें फिर हमने देखा कि किसी न किसी तरह प्रेशराइज़ कर लिया जाता है या फिर लवाहिकीन के साथ कोई ना कोई डील कर ली जाती है। लेकिन अभी आरिफ साहब के जो भाई मौजूद थे वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, अवाम के प्रेशर की वजह से ये केस अभी तक जिंदा है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो बड़े गम और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आरिफ साहब के जो भाई गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि उन्हें इस केस में इंसाफ ज़रूर दिलवाया जाए। लवाहिकीन का जो मौक़िफ़ था वो भी हमने सुना है, दियत का कानून भी पाकिस्तान में मौजूद है, और ऐसे बहुत से अनफॉर्चुनेट वाक़यात ऐसे किस्से पहले भी हो चुके हैं जहाँ पर हमने देखा कि लवाहिकीन को प्रेशराइज़ किया जाता है और फिर कहीं ना कहीं सेटलमेंट ज़रूर कर ली जाती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और अब बात करेंगे एक अहम सियासी मामले के हवाले से। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन इसके साथ साथ सख्त शराइत भी आयद की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें 40 हिदायत शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त को दी जाने वाली इजाज़त को मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख कर दिया था। अब 8 सितंबर को PTI को जलसा करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसमें भी वाज़ेह हिदायत शामिल की गई हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के दौरान सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासर नहीं किया जाएगा, लेकिन जलसा शाम 4 बजे शुरू करना होगा और 7 बजे तक जलसे को ख़त्म करना होगा। जलसे की इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी कि जलसे के बाद वो कारकुनान को मुंतशिर करें। इस नोटिफिकेशन में एक अहम शर्त यह भी है कि 8 सितंबर को जलसागाह में कारकुनान को बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जलसे के दौरान अवामी इज्तिमा को कंट्रोल में रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से PTI ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया था और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त ना देने का फैसला किया था। PTI ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हुए आज शाम 4 बजे तरनौल चौक पेशावर रोड पर जलसे का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत ने भी इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए सूबे में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और इसका मतलब यह है कि पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए किए गए हैं। अब देखना यह है कि 8 सितंबर को PTI के जलसे के दौरान क्या सूरत हाल पैदा होती है और जो शरायत जो हैं
शराइत जो इंतजामिया की तरफ से रखी गई हैं उस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा या नहीं, इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक कॉन्फ्लिक्ट भी हम देख रहे हैं, कल हमें नज़र आया अलीमा खान की जो स्टेटमेंट सामने आई है काफ़ी भरम दिखाई दी है वो आज़म सवाती पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर कि किस तरह से वो सुबह 7 बजे पहुँच गए बानी PTI से मुलाकात करने के लिए, एकदम से फैसला किसने ले लिया कि कल का जलसा मनसूख कर दिया जाए? जी बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राब्ते हुए हैं कि जिनसे तहरीक इंसाफ के कारकुनान में और स्पेशली उनकी लीडरशिप के अंदर कुछ ना कुछ फर्क महसूस हुआ है जी। और पहले ये ऐलानात तो किए जा रहे थे कि जलसा बिल्कुल होगा और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान खासे मुतहर्रिक थे, अली अमीन गंडापुर भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन फिर वही टीम जो है वो सुबह जाके मिलती है। इसका मतलब ये है कि कारकुनान को ये भी बताना चाहिए था कि मुफाहिमत भी हो सकती है, मुलतवी भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस चीज का इम्कान भी मौजूद है कि इदारों की मुशावरत से या उनकी डायरेक्शंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये कारकुनान के लिए एक समझने की जरूरत थी कि इस तरह के वाकयात में अगर मगर की सूरत हाल भी पेश आ सकती है। इस जब सारी सिचुएशन को हम सामने रखें तो फिर अलीमा खान साहिबा का जो कंसर्न है वो जस्टिफाइड नजर आता है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा क़यादत की हिकमत अमली है वो कहीं ना कहीं उतनी पुरअसर नजर नहीं आती कि जिसका फायदा होना चाहिए, और इसी वजह से बानी चेयरमैन मुश्किल में नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जलसे होना या ना होना ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को इस गैप को खत्म करना चाहिए, कारकुनान को एतमाद में लेना चाहिए, और बाकी जो लीडर्स हैं जिस तरह कल से ये कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के सिर्फ 3 से 4 लोगों को इस चीज का इल्म था और उसके बाद उन्होंने ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया। तो एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हुकूमत के खिलाफ बड़ी एहतजाजी मुहिम प्लान करने जा रही है, उस मौके पे ऐसी बदएतमादी की सूरत हाल पैदा होना या कोऑर्डिनेशन में कमी होना ये तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त नहीं है। ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, अब जिस तरह से अलीमा खान ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा हैं वो भी अब हम देख रहे हैं कि अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। बानी PTI तो यकीनी तौर पर ये कहते हैं कि पार्टी मज़ीद मजबूत हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हम देख रहे हैं कि शुकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। अलीमा खान की तो ये भी स्टेटमेंट है कि इनका तो इरादा ही नहीं है बानी PTI को रिहा करवाने का भी। जी, ये इस वक्त बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कारकुनान में और इमरान खान साहब की फैमिली के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन जरूर मौजूद है कि इतने माह गुजर चुके हैं लेकिन मुकदमात का फैसला नहीं हो पा रहा। ये हमने माजी में देखा है कि मुस्लिम लीग नून जब मुशर्रफ दौर में मुश्किल का शिकार थी तो काफी रहनुमा पार्टी छोड़ गए थे, फिर बेगम कलसूम नवाज मरहूमा ने सारे मामले को संभाला और आगे आई और एहतजाजी तहरीक चलाकर एक डील करने में कामयाब हो गई। तो इस वक्त PTI के कारकुनान को ये बात दुरुस्त लग रही है कि 9 मई को गुजरे कितना अरसा हो चुका है और उसके बाद भी पार्टी की तरफ से ना तो कोई मुफाहिमत की जा रही है, ना पार्टी क़यादत की जानिब से कोई भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। या तो क़यादत मुफाहिमत की तरफ जाए और कुछ ना कुछ इदारों से मिलकर हल निकाल ले, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चले कि जो मरकज पे दबाव डाले जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियां हों। लेकिन दोनों चीजें नहीं हो रही, जिसकी वजह से पार्टी का जो कारकुन है और स्पेशली इमरान खान साहब की फैमिली वो इस सूरत हाल से परेशान नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन निज़ाम साहब जिस तरह से अभी आपने ही एक माजी का किस्सा ये हमें सुनाया है कि कुलसूम नवाज साहिबा ने जिस तरह से मूवमेंट को उस वक्त लीड किया था या हम कह लें कि डील करवाई थी, तमाम जो लीगी रहनुमा थे वो भी उस वक्त मुस्लिम लीग नून छोड़कर जा रहे थे अभी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर अलीमा खान भी वही किरदार अदा कर रही हैं तो जो फैसला है वो तो बानी PTI का ही है और वो तो अपने फैसले से किसी सूरत भी हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे, वो अपने उसी स्टांस पर कायम है जो कि उनका 1 साल पहले भी था। तो आप देखते हैं कि उनके स्टांस में तब्दीली लाने में अलीमा खान कुछ हेल्प कर पाएंगी, वो उन्हें किसी तरह से मना पाएंगी। मशरूत माफी की बात एक बार जरूर निकली थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि दोबारा से फौज पर भी तनकीद की गई, आर्मी चीफ पर भी तनकीद की गई। जी, ये बड़ा अहम नुक्ता इसलिए है कि बुनियादी फर्क ये है कि अलीमा खान साहिबा का
पार्टी स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट किरदार नहीं है। पार्टी की क़यादत अलग से मौजूद है, वो फैसले कर रही है और ये एज ए फैमिली मेंबर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। तो इसलिए इनकी जानिब से जो भी बातें हैं, शिकवे शिकायत हैं, डायरेक्शंस हैं, उन पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो सकता कि ये उस पार्टी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है और इसकी वजह से पार्टी की क़यादत एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ पे सोचती है। घर वालों के कंसर्न्स जो है वो जरा मुख्तलिफ हैं। तो इस चीज को, इस गैप को मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को दूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नाउमीदी भी बढ़ेगी, शकूक में भी इजाफा होगा। ठीक है निज़ामी साहब, अभी जिस तरह से इजाज़त दी गई है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है, लेकिन फिर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की तरफ से, उसमें 40 हिदायत भी शामिल हैं। वो हिदायत हम देख रहे हैं कि वो आसान नहीं होंगी। किसी भी जलसे को, क्राउड को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता कि अब उसमें इस तरह से भी कहा जा रहा है कि अगर जलसा करने की इजाज़त भी दी जा रही है, सिक्योरिटी वहाँ पर दी जाएगी, बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं किया जाएगा, इतने बजे जलसा शुरू हो जाए, इतने बजे जलसा ख़त्म ही करना होगा, कारकुनान को भी मुंतशिर जो जलसे की इंतजामिया है उन्होंने ही करना है। तो आपको लगता है कि इतना आसान होगा? क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में यह भी है कि 8 सितंबर को जलसा गाह में कारकुनान शायद बैठने की नीयत से आए कि वो अब यहां पर से नहीं उठेंगे, अपने जो भी मुतालबात हैं वो मनवाए बगैर। जी बिल्कुल, ये इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होगी। उसकी वजह ये कि इतनी शराइत के साथ इन चीजों को लेके चलना खासा नामुमकिन होता है जी। और ये रवायत भी बड़ी अजीबो गरीब है कि सियासी जलसे के लिए इंतजामिया की इजाजत जो है वो दरकार होती है। एहतजाज के लिए या किसी बड़ी सियासी रहनुमा की जानिब से किसी भी एहतजाजी कॉल के लिए मेरा ख्याल है इस तरह के अगर शराइत के अंदर पड़ेंगे तो फिर ये चीजें मुमकिन नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से ये तहरीक इंसाफ के लिए एक महफूज रास्ता भी होता है, एक सेफ एग्जिट भी होता है कि वो एनओसी के साथ अपनी चीजों को मशरूत कर देते हैं। वरना हमने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 माह के अंदर जितने भी एहतजाज हुए उनके अंदर इतनी बड़ी शराइत या इस तरह से मामलात नहीं देखने में आए। तो जो बड़ी सियासी जमातें हैं या जो कुछ करने का आज़म रखती हैं वो एनओसी के बगैर भी जलसा कर लेती हैं। तो ये जो 40 शराइत हैं या 8 सितंबर है, मुझे लगता है कि इस पे फिर एक दफा डिस्कशन होगी, मामलात ज़ेरे बहस आएंगे, कुछ चीजें मनवाई जाएंगी। हो सकता है कि ये वाला जलसा ना हो सकता है हो। इसकी श्योरिटी के हवाले से बहुत से क्वेश्चन। ठीक है निज़ामी साहब, जनरल टायर फैज़ हमीद साहब को जब हमने देखा कि फौजी तहवील में लिया गया, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आई। मानी PTI ने भी कहा कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है और अगर जनरल फैज़ हमीद उन्हें लगता है किसी मामले में मुलव्वस हैं, वो टॉप सिटी केस का मामला हो, वो अगर हम बात कर लें साने 9 मई का, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल होना चाहिए और उस हवाले से जो भी कानून है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टांस भी अब हम तब्दील होता देख रहे हैं। मानी PTI और उनकी जमात का यही कहना है कि मानी PTI को मिलिट्री कोर्ट तक ले जाने की एक राह हमवार की गई है फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके। तो पहले तो ये कह रहे थे कि हमें तो कोई मसला नहीं है, फौज का अंदरूनी मामला है, खुद से डील करें, खुद से देखें। लेकिन अब जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, कुछ अंदर की स्टोरीज भी सामने आ रही हैं, तो बयानिया भी बदल रहा है PTI का भी, बानी PTI का भी। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जनरल फैज़ हमीद की फौजी तहवील के हवाले से 2 प्रेस रिलीजेज अभी तक आई हैं। बाकी क्यास आराइयों का एक बाजार गर्म है। तो अब इसी वजह से तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी हमेशा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त उन्हें कतईयत से चीजों का इल्म नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। तो इसलिए वो डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए जब ये चीजें सामने आएंगी, कुछ पता चलेगा क्या इल्जामात हैं, उनकी नोयत क्या है, उनका तहरीक इंसाफ से कितना ताल्लुक है, उसके बाद ही तहरीक इंसाफ के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाना आसान होगा। अदरवाइज ये इसी तरह चहमगोइयों पे और क्यास सराइयों पे मामला चलता रहेगा। तो इसलिए चूंकि जनरल फैज़ हमीद डायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपने ओहदे की वजह से रहे या इमरान खान साहब से राब्तों की वजह से रहे, तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये चीज तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल से बहरहाल कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगी। इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि जनरल फैज़ हमीद का केस एक तरफ चल रहा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ अपनी प्लानिंग करते हुए अपना काम कर रही होगी। ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का बहरहाल इस चीज से एक गहरा ताल्लुक है।
ठीक है, और दूसरी तरफ आप उस मुतालबे को बानी पीटीआई के किस तरह से देखते हैं, जो वो कह रहे थे कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका तो ओपन कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ तो वो ओपन ज़रूर होगा। उसमें हम ज़रूर ये बताना चाहेंगे कि 9 मई को क्या होता रहा, बानी पीटीआई का उसमें क्या किरदार था, कैसे वो इस तमाम मामले में इन्वॉल्व थे। जी, ये नुक्ता बिल्कुल ज़ेरे बहस आना चाहिए कि अगर किसी शख्स को कोर्ट मार्शल से सजा मिल जाती है और वो उससे मुतमईन नहीं होता तो उसके पास अपील के लिए सिविल अदालतों के फोरम्स मौजूद हैं। तो इसलिए अगर कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो खुफिया भी होती है, वो ओपन ट्रायल नहीं भी होता, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। लेकिन जब वो अपील सिविल अदालतों की तरफ आएगी तो फिर वो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, मुकदमे की फाइल, उसकी तफसीलात, किस गवाह पे क्या जरा हुई, वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चूंकि तहरीक इंसाफ इस मामले पर डिफेंसिव है और बड़े एहतियात से वो इस पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अदरवाइज अगर किसी भी शख्स को कोर्ट में, इससे पहले भी हो चुका है कि कोर्ट मार्शल की सजाओं से अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो सिविल अदालत में जा सकता है और वहां पे फिर ये सारी की सारी चीजें ओपन हो जाती। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने शाइया दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो दूरियों की इत्तलात थी, आपको लगता है कि वो दुरुस्त थी या कल के इस शाइये के बाद वो जो इत्तलात हैं वो अब दम तोड़ जाएंगी? और जिस तरह से बिलावल ने भी कहा, अपने कंसर्न्स उन्होंने वज़ीर आज़म से शो किए हैं, महंगाई पर उन्होंने बात की है, बिजली के बिलों के हवाले से उन्होंने बात की है, बहुत अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के। आपको लगता है कि इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देगी कि आवाम को रिलीफ देने के लिए पीएमएलएन को, वजीर आजम को जल्द से जल्द कोई ना कोई इकदाम लेने होंगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो बड़े मसाइल थे। एक तो ये था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो गैर मुतवक्को ऐलान रिलीफ का सामने आया कि जिसके अंदर अरबों रुपए के रिलीफ का ऐलान किया गया, उससे वो एक दिफाई पोजीशन पे चले गए। दूसरा, पंजाब हुकूमत के हवाले से ही उनकी मुश्किलात हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो मुआहदा हुआ था हुकूमत साजी के वक्त, उस पर अमल नहीं किया जा रहा और पंजाब के अंदर उन्हें स्पेस नहीं मिल रही और उनके लोगों के काम नहीं हो रहे। तो इस हवाले से कल रात बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई है और पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को डिस्कस किया गया है। उसकी वजह एक और भी है। वो वजह यह है कि कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उनकी तादाद हम देखें या नंबर गेम हम देखें तो ना तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को नाराज करना अफोर्ड कर सकती है और ना ही पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तहरीक इंसाफ के पास चली जाए। तो इसलिए शिकवे शिकायत होंगे, नाराजगियां जाहिर की जाएंगी, लेकिन बहरहाल उसके बाद दोनों ने साथ मिलकर ही काम करना है। और रात की मुलाकात के बाद ये लग रहा है कि चीजें कुछ ना कुछ सेटल डाउन हो गई हैं और बाकी भी आने वाले दिनों में हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी तरफ एक बड़ा ही अफसोसनाक इंसिडेंट भी हमने देखा कि कल पेश आया, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से स्टेटमेंट्स तो सामने आ रही हैं। कच्चे के डाकुओं की तरफ से जो पुलिस पार्टी पर अटैक किया गया है, जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया है, 12 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए हैं, 8 जख्मी हुए हैं। फिर हमने देखा कि जो 5 पुलिस एहलकार थे उनके हवाले से कहा गया कि लापता हैं, फिर उन्हें बाजियाब भी करा लिया गया। सिचुएशन वहाँ पर आए रोज़ ख़राब होती जा रही है। आपको लगता है सिर्फ स्टेटमेंट से काम चलेगा या ये कह दिया जाएगा कि हम घर में घुसकर मारेंगे? इतने साल हो गए इस इलाके पे, हम देखते हैं कि नो गो एरिया मुकम्मल तौर पर बन चुका है और जिस तरीके से पुलिस पार्टी पर अटैक किया गया, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया, जदीद असला उनके पास मौजूद है, क्या मसाइल है वहां पर? ये प्रॉब्लम हल क्यों नहीं हो पा रही? जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है और मेरा ख्याल है कि ये बात अब मुजम्मत से आगे जा चुकी है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक मरबूत हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि दूसरी जानिब जो फरीक है, जो डाकू और दहशतगर्द है, उनके पास असले की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है, उन दोनों के ऊपर बात की जानी चाहिए। पंजाब पुलिस के पास उस तरह से एक मरबूत हिकमत अमली नहीं है, उनके पास उतना जदीद असला नहीं है, उनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है कि जिससे वो काउंटर कर सकें। अभी पिछले दिनों ये खबर आई कि कुछ ड्रोन्स लिए जाएंगे ताकि फिजाई निगरानी की जाए उस इलाके की। तो मुझे लगता है कि ये बयानात से आगे बढ़ के प्रैक्टिकली एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि जिसमें पुलिस के अलावा रेंजर्स को भी और बाकी इदारों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो एक प्लान के साथ इस चीज को क्लियर करे। उसकी वजह ये है कि ये हर साल
ये वाकयात पेश आते हैं। उसकी वजह ये कि जैसे ही दरिया सिंध के कच्चे के इलाके में कोई एक्टिविटी होती है तो वो मीलों बड़ा तवील अरीज जो है वो इलाका है, तो वहां पर अगर इतनी बड़ी कार्रवाई करनी है तो मेरा ख्याल है उसकी पहले से तैयारी होनी चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो और मकासद जो है वो हासिल हो सके। लेकिन निजामी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जितना बड़ा ये वाकया है, जिस तरह से पुलिस को निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है, 12 जवान पुलिस के शहीद हुए हैं, कोई छोटा वाकया नहीं है, उस पर सिर्फ मजम्मती स्टेटमेंट जिसमें सदर मुमलिकत भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट है, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, लेकिन सिर्फ मजम्मती बयानात हैं। IG पंजाब भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कब कार्रवाई होगी, प्लान ऑफ एक्शन तो इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। कि आज ये इतलात है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान जो है वो रहीम यार खान जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर उनकी मीटिंग के बाद जो डिसीजंस होंगे उनको देख के फिर हम ये तबसरा कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर अमली तौर पे करने के कुछ इक़दाम हैं या सिर्फ खानापुरी से काम लिया गया है, क्योंकि बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वाकया है और पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत कम है कि जिसमें 10 से ज्यादा शहादतों का नंबर गया हो। अमूमन ये नंबर बहुत नीचे रहता है, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरा, उस एरिया के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो कोई नई नहीं है, वो खासी पुरानी है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम मिला के देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है कि जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ऐसी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए कि एक तो इनका बदला लिया जाए, दूसरा इस वाकये को जड़ से खत्म करने के लिए इक़दाम किए जाएं, तभी इन चीजों का हल मुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार माजिद निजामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पहला टेस्ट मैच जो है वो इस वक्त दोनों टीमों के दरमियान जारी है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज अपनी पहली इनिंग्स 6 विकेटों के नुकसान पर 448 रन बनाने के बाद डिक्लेयर कर दी थी और आज खेल का तीसरा रोज है, जबकि दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। रावलपिंडी में जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने दूसरे रोज जब अपनी इनिंग्स 6 विकेट के नुकसान पर 448 रन पर डिक्लेयर की तो मोहम्मद रिजवान 171 रन पर नॉट आउट थे। नायब कप्तान सऊद शकील ने भी 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स डिक्लेयर करने के बाद दूसरे रोज बांग्लादेश ने 12 ओवर्स खेले, जिसमें बगैर किसी नुकसान के 27 रन बनाने में कामयाब रहे थे। बांग्लादेशी ओपनर शादमान इस्लाम 12 और जाकिर हसन 11 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। उस वक्त इससे पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज कौमी टीम ने 4 विकेटों पर 158 रन पर बैटिंग का आगाज किया तो पहले सेशन में मोहम्मद रिजवान ने पुरएतमाद बल्लेबाजी करते हुए अपनी निस्फ सेंचुरी बनाई। दूसरे रोज खाने के वक्फे के फौरन बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने अपनी सेंचुरियां मुकम्मल की। सऊद शकील 261 गेंदों पर 141 रन बनाने के बाद आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने आगा सलमान के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और अपने 150 रन मुकम्मल किए। आगा सलमान 19 रन बनाने के बाद शकीबुल हसन का शिकार बने, जिसके बाद शाहीन आफरीदी ने 24 गेंदों पर 29 रन की जारहाना बल्लेबाजी की। ताहम कप्तान शान मसूद ने इनिंग्स डिक्लेयर करने का इशारा कर दिया। मोहम्मद रिजवान 171 रन पर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम ने 2-2 जबकि शकीबुल हसन और मेहदी हसन रजा ने 1-1 विकेट हासिल की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में जारी पहला टेस्ट मैच गीली आउटफील्ड के बाइस ताखीर से शुरू हुआ था और खेल के आगाज पर ही मेहमान टीम को पहली कामयाबी उस वक्त मिली थी जब अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद हमने देखा कि कप्तान शान मसूद भी सिर्फ 6 रन पर पवेलियन लौट गए थे, जबकि बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पूरे ही पाकिस्तान को होती हैं। और 16 रन जो हैं वो हमने फिर देखा कि 3 विकेटें गंवाकर पाकिस्तानी टीम भी शदीद मुश्किलात से दो चार रही थी। अभी हम देख रहे हैं कि 35 रन बना लिए गए हैं बांग्लादेशी टीम की जानिब से। क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले पिंडी के इस पिच के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। हमने देखा था कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी हजीमत का सामना भी करना पड़ा था पिंडी पिच के हवाले से, और इसको आम अल्फाज में फट्टा विकेट कहा जाता रहा था। अब हमने देखा कि उस विकेट पर काफ़ी काम किया गया है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि उस वक्त के जो हमारे सरबराह थे रमीज राजा साहब, उनको दोष जाता है क्योंकि पिंडी का विकेट आप देखें लोगों को मिसगाइड रमीज राजा साहब की वजह से उस वक्त गलत तासुर किया कि पिंडी का फटा विकेट है।
हालांकि मैंने खुद पिंडी में बहुत क्रिकेट खेली है। रावलपिंडी का पिच हमेशा से बहुत सपोर्टिव पिच रहा है। अगर उसका नेचुरल कैरेक्टर जो पिच का होता है उसको उस तरह रहने दिया जाए, उसको फोर्सफुली बिल्कुल फटा बना ना दिया जाए। देखिए पिंडी के पिच का एक है कि इसकी जो मट्टी होती है ना वो बहुत सख्त है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके जो क्रैक्स हैं वो ओपन नहीं होते, तो वो स्पिनर को तो हेल्प उस तरह से करता नहीं है कि टाइम गुजरेगा तो स्पिनर हेल्प आउट करेगा। और फिर ये है कि उस पर घास छोड़ा जाए तो काफी सपोर्टिव बनता है। ये भी जो पिच बना है मेरा ख्याल है इससे भी बेहतर बन सकता था, घास इतना ज्यादा नहीं था। एक होता है बिल्कुल मराबा घास, तो मुझे लगा कि ये बस घास में पहला 1 घंटा थोड़ा सा मॉइस्चर था, थोड़ा सा घास था, तो उसने हेल्प आउट किया था फास्ट बॉलर को, हमारी 3 विकेटें भी गिर गई। उसके बाद ना तो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर में वो क्वालिटी है कि वो पेनिट्रेट कर सके, और फिर पाकिस्तानी बैट्समैन है, क्योंकि पिंडी की पिच का एक कैरेक्टर है कि पिंडी की पिच में बैट बाउंस अच्छा होता है, तो बैट पे बहुत अच्छे से गेंद आता है, ट्रू बाउंस उसको कहते हैं, और जिसकी वजह से बैट्समैन स्ट्रोक के लिए बहुत एंजॉय करता है। तो जब पहला घंटा गुजर गया तो उसके लिए बैटिंग के लिए बहुत साजगार हो गई थी पिच, और आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा स्कोर बने, प्लेयर्स ने एंजॉय किया अपनी बैटिंग को। लेकिन जिस तरह से हमने देखा बांग्लादेश जो बॉलर्स थे उन्होंने जब अर्ली ऑन विकेट्स ली हैं तो एक प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर आ गया था, और ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं पाकिस्तानी टीम किस तरह से सर्वाइव करेगी। लेकिन फिर एक बड़ी शानदार इनिंग्स हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने भी खेली है, साउथ शकील ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। जी, उस पर ज्यादा क्रेडिट जो जाता है वो साइम अयूब और साउथ शकील को जाता है, क्योंकि साइम ओपनर आए थे और साउथ शकील तब आए थे जब ये दोनों खिलाड़ी जब पाकिस्तान प्रेशर में था, 3 विकेटें गिर चुकी थी, तो उस थोड़े से प्रेशर वाले मौके पे उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई जिसने पाकिस्तान को सहारा दिया। फिर रिजवान ने भी आके साउथ के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई, दोनों ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। इसमें ये फर्क होता है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक और एक एवरेज भी कहना चले, गैर मुनासिब बात होगी, इंटरनेशनल साइड है, क्योंकि बांग्लादेश के पास उस पाए का फास्ट बॉलिंग अटैक नहीं है। शायद कोई बड़ी टीम होती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया इस तरह की, तो वो 3 विकेटें लेने के बाद प्रेशर बरकरार रखते, उनके फास्ट बॉलर आपको तंग करते और माइट भी आपको इतनी आसानी से उस सिचुएशन से निकलने ना देते। ये थोड़ा सा फर्क होता है। और बहरहाल ये है कि गुड फॉर पाकिस्तान के एक अच्छी रिकवरी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वहां से की। यकीनी तौर पर 448 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी गई है। अच्छा, दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक हमने देखा कि वो एक अच्छा स्टार्ट फराम नहीं कर सके, शान मसूद आए, फिर वो बड़े डिसअपॉइंटेड हमें लगे कि उनका जो डिसीजन था शायद अंपायर की तरफ से गलत दे दिया गया। ड्रेसिंग रूम में जाकर भी फिर हमने देखा जो उनके मनाजिर कुछ थे वो उस डिसीजन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबर 0 पर आउट हो गए, बाबर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इन तीनों के हवाले से मैं चाहूंगा जरा डिटेल में बताइएगा। जी, आप ये देखें कि पिच पे मूवमेंट थी, जब पहला सेशन था, जब टॉस जीत के बांग्लादेश ने बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन कोई ऐसा बॉल नहीं पड़ा, हम कहें कि बैट्समैन बेबस था, इतना अच्छा बॉल पड़ गया। तीनों खिलाड़ी, अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ा सा कैजुअल शॉट खेला, और उसके बाद शान मसूद अनलकी रहे कि वो जो फुटेज हमने देखा उसमें वो पैड पे बॉल लग रहा था, तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली शान मसूद को गलत आउट दे दिया गया। और बाबर आजम, आप अच्छा लेग साइड से, वैसे तो हम कहते हैं कि लेग साइड से बैट्समैन वो हल्का सा फ्लिक या ग्लांस करते हुए आउट हो जाए तो हम अनलकी कहते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में बाबर आजम इस अंदाज में कई बार आउट हो चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कहीं शायद इस शॉट को थोड़ा बेहतर खेलने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप एक ऐसे शॉट पे बार बार आउट हो रहे हैं। एक और बात ये कि देखिए, एक मसला और भी इससे बड़ा है, हमारे प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। आप देखें हमारे टेस्ट मैचेस में एक बहुत बड़ा गैप होता है। आखिरी टेस्ट मैच हमने खेला दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अब आप देखिए कि आज क्या है, अब अगस्त जो अपने इख्तितामी मराइल की तरफ है, तो जब आप रेड बॉल खेलेंगे नहीं और इतने बड़े वक्फे के बाद अचानक से आप खेलेंगे तो यकीनन वो जो प्रैक्टिस का फुकदान होता है जिसकी वजह से आपको मसाइल आते हैं। बाबर आजम ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच 2019 में खेला था, रिजवान भी 2-3 साल से नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे लड़कों को थोड़ा लीग क्रिकेट से निकल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तवज्जो देनी पड़ेगी अगर वो अपने आप को प्रैक्टिस में रेड बॉल के लिए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अहमद फिर अब अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जिस शॉट की आपने बाबर की बात की है कि उस पर काफ़ी बार आउट हो चुके हैं, इवन सोशल मीडिया पर हमने देखा था जब वो नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसी बॉल पर उसी तरह से वो हमने देखा कि वो फ्लिक हुआ था और वो आउट वहाँ पर भी हो गए थे। अच्छा, अब इसमें फिर आप गलती किसकी समझते हैं? अगर पाकिस्तान फिर रेड बॉल उस तरह से नहीं खेल रहा, सिर्फ हम डोमेस्टिक खेल कर तो नहीं लड़के उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। जब तक पाकिस्तान को उस तरह से सीरीज नहीं मिलेंगी जिस तरह से अगर हिंदुस्तान को मिलती हैं, पाकिस्तान को सीरीज या क्रिकेट भी कम खेलने को मिल रही है। लेकिन इसमें भी तो कसूर हमारा है ना जी। इस वक्त इसमें कसूर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मुझसे पूछे क्यों? जी बताइए। तो उसकी वजह यह है कि सर, जब तक आपके पैटर्न चीफ क्रिकेट बोर्ड के आपके वक्त के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो,
तो तब तक आपके मुल्क से पॉलिटिक्स नहीं निकल सकती। क्रिकेट बोर्ड का जो ओहदा होता है चंद पुरकशिश ओहदों में से एक होता है। जो गवर्नमेंट आती है उनका दिल होता है कि मेरा बंदा किसी भी के चेयरमैन लगे, ना कि बंदा मेरिट पे लगे। तो जो पिछले 2 सालों में बार बार चेयरमैन तब्दील होते रहे, और फिर ये जो आपका फ्यूचर टूर प्रोग्राम आप तय करते हैं ना, उसमें ये डिसाइड होता है कि अगले 4-5 सालों में आप किस मुल्क से किस वक्त खेल रहे होंगे, ये उस वक्त डिसाइड करना होता है। ये आपकी अपनी कमजोरी है कि आप जो है वो डिसाइड नहीं कर सके कि हम ज्यादा जो है वो टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो ये तो कसूर हमारे एंड के ऊपर, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपके पैटर्न जो है ना वो पीएम नहीं हटेंगे। वो पीएम के पास जब तक पैटर्न होंगे तब लेकिन तक अहमद किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि वजीर आजम की इसमें गलती? हमने तो देखा कि विजन ही उन्हीं का है। अरशद नदीम जीते, उन्हीं के विजन की वजह से जीते। तो ये जो हार रहे हैं फिर उन्हीं की वजह से हार रहे थे 2024 का वर्ल्ड कप, मान लें, ठीक है। तो बात यह कि एक वज़ीर आज़म नहीं, ओवरऑल पीएम की जब पीएम रहे, कानून में आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको प्राइम मिनिस्टर को पैटर्न चीफ हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेंगे ये ओहदा पॉलिटिसाइज रहेगा। आप देखिए दुनिया में क्या होता है कि एसोसिएशंस होती हैं क्रिकेट की, उनके जो चेयरमैन होते हैं उनके बीच में एक वोटिंग होती है, उनमें से कोई चेयरमैन बनता है। सारा साल क्रिकेट कोई और लीड करते हैं लोग, और जो है वो चेयरमैन कहीं और से उठ के आ जाता है। ये दुनिया में कहाँ होता है? ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो जो कहीं नहीं होता वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की जो इनिंग्स थी उस पर मैं चाहूंगा आप हमें जरा बताइएगा। 171 रन पर वो नॉट आउट रहे हैं। थोड़ा सा वक्त अगर उन्हें और मिल जाता, 200 रन आपको लगता है कि वो कंप्लीट कर पाते अगर शान मसूद इनिंग्स डिक्लेयर करने का इशारा ना करते? अच्छा देखिए, रिजवान जब बैटिंग के लिए आए ना तो तब बैटिंग के लिए पिच साजगार हो चुकी थी, क्योंकि मुश्किल वक्त साइम सऊद ने गुजार लिया था। तो रिजवान को भी क्रेडिट जाता है कि उसने बड़ा फायदा उठाया, अच्छी कंडीशंस में यदि फायदा उठाता है। भले आप कह ले बांग्लादेश का कमजोर बॉलिंग अटैक था, बाकी भी तो कर सकते थे ना। तो जो अच्छा खेल रहा उसने बड़ी बहादुरी से खेला। और जो आप ड्रॉ उसकी जो 200 की बात करें, ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का फर्क है। अब आपका कोच है ऑस्ट्रेलियन, ये पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम को प्रेफर करता है, टीम के जो इंटरेस्ट होता है उसको। अगर हम पाकिस्तानी कोच होता ना, उसने कहना था लंबी बारी करो, अपने डबल सेंचुरी भी करो, तो जो है फाइनल सब जाता है। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं नहीं, कंट्री कम्स फर्स्ट, अपने माइलस्टोन को छोड़ो, पहले डिक्लेयर करो, उनको आउट करने की कोशिश करो कि हमने टेस्ट मैच जीतना है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये डिसीजन। ये फर्क आता है एक प्रोफेशनल कोच के आने से। ठीक हो गया। और आप किस तरह से देख रहे हैं अगर ड्रॉ की तरफ भी सिचुएशन जाती है पाकिस्तानी टीम के लिए? तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकते हैं बांग्लादेश की टीम से अगर वो ये सीरीज जीत जाते हैं। हाँ जी, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अभी तो प्लेयर को चूंकि हमको पता है ना आउट ऑफ टच होते हैं, इनको थोड़ा रिदम में आने में टाइम लगेगा। पिच अब थोड़ा वैसे तो बैटिंग के लिए बजाय साजगार लग रहा है, लेकिन पिंडी का पिच ऐसा कुछ ना कुछ होता है, इसमें थोड़ी सी आपको जान मारनी पड़ती है। यू हैव टू हिट द डेक हार्ड, आपको जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तो विकेट मिल सकते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ड्रॉ के चांसेस ज्यादा देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा एफर्ट किया जाए तो आप स्टिल इस मैच में बांग्लादेश को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। ठीक है अहमद, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम देख रहे हैं कि वो शोर शुरू हो चुका है। हिंदुस्तानी मीडिया हम देख रहे हैं कि वहाँ से कोई ना कोई व्लॉगर है या यूट्यूबर है, उनकी वीडियो मंजर आम पर आ जाती है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, हिंदुस्तान आ रहा है, नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है, जो कि यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी बात है। आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के उसी मौके पर हम इसी तरह ही कायम रहेंगे? हिंदुस्तान नहीं आता तो फिर हिंदुस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हम कराने की अहलियत सलाहियत रखते हैं, उस प्रेशर को हम हैंडल कर सकेंगे? देखिए, हिंदुस्तान तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से अलग हो जाए, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक काइंड ऑफ डमी सी बॉडी है, और वो भारत के प्रेशर में तो रहती है, क्योंकि भारत ही उनको लीड करता है इन केस आईसीसी को। तो कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा, या भारत आएगा या भारत के मैचेस जो हैं वो किसी और वेन्यू पे होंगे, यानी इन दोनों में से कोई एक सोल्यूशन होगा, या भारत आएगा या उनके मैचेस किसी और वेन्यू पे होंगे। तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बहुत से लोगों की तरफ से कह दिया गया, वो किसी वजह से कहा गया या बगैर किसी वजह से कहा गया, व्यूज लेने के लिए कहा गया कि हिंदुस्तान नहीं भी आता तो ना हम श्रीलंका को ऐड कर लेंगे और हिंदुस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे, ऐसा आप कह रहे नहीं हो सकता? देखिए, रियलिस्टिकली तो नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिंदुस्तान के बगैर। अगर हम जज्बाती बातें करें तो फिर ये बयान दे सकते हैं, लेकिन अगर हम होश का नाखून लें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हिंदुस्तान, इवन मैं पाकिस्तान कहूंगा, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी एक सूरत हाल थी, तो हमारे बगैर, पाकिस्तान के बगैर भी भारत में वर्ल्ड कप नहीं हो सकता था। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, जो क्रिकेट की बड़ी रियलिटीज होती है उनके बगैर ऐसे इवेंट मुमकिन नहीं होते हैं। तो आएंगे, वो तो होंगे, लेकिन क्या होगा, वो आएंगे या वो किसी और वेन्यू पे होगा, सिर्फ ये डिसाइड होना बाकी।
ठीक है, तो दूसरी तरफ फिर आप किस तरह से देख रहे हैं इन केस अगर हिंदुस्तान नहीं आता है और फिर यही सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है, हाइब्रिड मॉडल पे भी अगर चले जाते हैं तो फिर घुटने तो हमेशा की तरह पाकिस्तान को ही टेकने पड़ेंगे। एशिया कप में भी हमने देख लिया कि हमें ही जाना पड़ा, वर्ल्ड कप के लिए भी हम ही गए हैं, तो ये जो बड़े दिल का मुजाहरा है ये हम ही पूरी जिंदगी करते रहेंगे या वहां से भी कोई रिस्पॉन्स कभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान की कोर्ट में भी गेंद है। मेरा ख्याल है इस बार भारत को इनकार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगले साल एशिया कप होना है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, फिर अगले 5-7-8 सालों में 3 बड़े आईसीसी के इवेंट भारत में लाइनअप है। तो भारत वो भी देख रहा होगा कि पाकिस्तान को इस बार तो अगर नहीं आता और आगे तो हम पाकिस्तान भी उनको एक सख्त रिएक्शन दे सकता है, पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है या पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू की डिमांड कर सकता है अगर वो पाकिस्तान अपने स्टांस में खड़ा हो। हमारा तो मसला ये है कि हमारे कब कौन सा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किस पीएम के कहने पे या किस पे हट जाए, हमें ये नहीं पता होता। अगला बंदा स्ट्रांग है, अभी तो मोहसिन नकवी साहब जरा मजबूत किस्म के कैंडिडेट हैं, तो हम तो अपने घर से कमजोर है ना। जब तक हम अपने घर से मजबूत नहीं होंगे तो तब तक हमारी जो बैनुल अक़वामी की क्रिकेट है उसमें रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर लेजेंड हैं वसीम अकरम, उनके साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे हमने देखा एक ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की। हालांकि गौतम गंभीर इतने आराम से किसी की तारीफ नहीं करते हैं, जो कि उनका बिहेवियर अक्सर हमने देखा है, तो वो बाबर की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं कि बाबर को किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो हैं, ये गौतम गंभीर कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे कि लीग क्रिकेट में भी बाबर को कप्तानी की जरूरत नहीं है, PSL की ट्रॉफी लेके भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जितने बड़े वो बैट्समैन हैं। देखिए, गौतम गंभीर के हवाले से ना थोड़ा सा एक मीडिया में गलत तासुर चला गया था, क्योंकि कुछ मैचेस में उनको गुस्सा करते हुए देखा गया, तो एक तासुर आ गया कि यार वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। लेकिन आप यकीन माने कि मैंने उनको कुछ सालों से कुछ इंटरव्यूज में बात करते हुए सुना, तो वो बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। उनका एक मतलब डेफिनेटली जेनेरिकली बाबर आजम के कैलिबर पे एक बात थी कि मतलब वो बड़े बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों से बाबर आजम बैनुल अक़वामी क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं बुरे तरीके से। उसमें यह है कि बाबर आजम जो है वो, देखिए, वर्क एथिक्स खराब हो गई। वो बाबर आजम नहीं है जिसके बारे में कहा जाता था कि घंटों घंटों प्रैक्टिस करता है। ये वो बाबर आजम नहीं है कि लोग कहते थे कोई 2 घंटे बैटिंग की प्रैक्टिस करता है तो ये 4 घंटे करता है। बाबर आजम के बारे में मल्टीपल टाइम आया कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, तीसरा रोज इस वक्त जारी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। 448 रन पर पाकिस्तानी टीम की जानिब से डिक्लेयर कर दी गई थी इनिंग्स, और अब बांग्लादेश की टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है और खेल जारी है, जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट भी किया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची का मौसम इस वक्त यही बताया जा रहा है कि काफ़ी मरतूब मौसम की लपेट में है कराची इस वक्त, और अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में कहा जा रहा है कि मतलब जुज़वी आबारूद रहने का इम्कान भी है, और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो भी कराची में हो सकती है। जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से लेकर 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर में मगरिब की समत से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिनमें जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 78% बताया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि इस दौरान शहर कायद में सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान भी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। कराची के वेदर के हवाले से स्पेसिफिकली मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमें अपडेट कीजिएगा, कराची का जो वेदर है वो आइंदा 1-2 रोज में अब कैसा होने वाला है? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची का मौसम निस्बतन गर्म हो गया पिछले 2 दिन से, और अगले 2 से 3 दिन भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो सी ब्रीज स्ट्रांग होने की वजह से जो दिन भर बादल छाए रहते थे उनमें कमी आ गई है। तो अब 34-35 इस रेंज में टेम्परेचर 35 या 35 प्लस जा सकता है अगले दोनों दिनों में, आज भी, कल भी और परसों भी। तो जनरली तो वही वार्म एंड ह्यूमिड वेदर है। हाँ, शाम में बल्कि रात कह लें या अर्ली सुबह कुछ हल्के बादल जब सी ब्रीज की वजह से आते हैं तो उसमें कुछ बूंदाबांदी का चंद एक जगहों पे इम्कान हो सकता है। अदरवाइज जनरली वार्म एंड ह्यूमिड डेज होंगे अगले 2-3 दिन। 26 से ऑनवर्ड फिर इम्कान होगा बारिश का, जो एक अच्छा तेज बारिशों का स्पेल आ रहा है, और वो पूरा सिंध उसकी लपेट में आएगा, बलूचिस्तान के बेशतर एरियाज और पंजाब के भी बेशतर एरियाज। ठीक है, और जो मानसून का स्पेल था अब वो कोई एक्सपेक्टेड है कराची में कुछ दिनों में? जी बिल्कुल, 26 अगस्त से एक्सपेक्टेड है। 26 अगस्त से तो ईस्टर्न सिंध में जो थरपारकर, उमरकोट, बदीन वगैरह और मीरपुर खास
और सांगड़, उन एरियाज में 26 को इम्कान है। और फिर वही मानसून हवाएं आगे बढ़ते बढ़ते कराची पे 27, 28, 27 से लेके 30 तक कह सकते हैं हम, यानी और ओवरऑल पूरे सिंध में 26 से 30 तक। और बलूचिस्तान के भी जो शुमाल मशरकी अजला हैं उन तमाम एरियाज में 26 से लेकर 27 से लेकर 30 तक इम्कान होगा। 3 से 4 दिन अच्छी तेज बारिशें हैं। इसी तरह से साउथ पंजाब में खासी तेज बारिशें हैं, जिनके नतीजे में जाहिर है कि फिर फ्लैश फ्लडिंग और बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा हो सकता है, कराची जैसे शहर में उस के नतीजे में। यानी कि फिर ये जो स्पेल आप बता रहे हैं जो 26 या 27 से शुरू होगा 30 अगस्त तक जारी रहेगा, ये एक हैवी स्पेल हो सकता है? बिल्कुल हैवी स्पेल होने का इम्कान है इसका पूरा, इसलिए कि पिछले जितने स्पेल गुजरे हैं उनके मुकाबले में अभी तक की कंडीशन के मुताबिक ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है। और जाहिर है कि जब सिंध के करीब राजस्थान वगैरह पे पहुंचता है तो फिर अरेबियन सी से भी मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है, तो इस बाइस वो खासी तेज बारिशें बरसा सकता है। उसमें बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज में, खासकर जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब और फिर सिंध और बलूचिस्तान। जी ठीक है। और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से जानना चाहें, वहां पर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए अभी तो 2-3 दिन अगले जो है ना, इसमें तो कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है, यानी ये वीकेंड ठीक है, आज जुम्मा है तो अगले 2 दिन भी हल्की फुल्की बारिश है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। लेकिन जो मंडे और ट्यूसडे से ऑनवर्ड जो अगले 4-5 दिन होंगे उसमें तेज बारिशें सभी जगहों पर पाकिस्तान की, तो जाहिर है उसमें फिर टूरिस्ट जो हैं फोरकास्ट या एडवाइजरी देखकर अपना प्लान करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन में। नाज़रीन, अब एक दिलचस्प और अहम तहकीक है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से है। हाल ही में पेंसिल्वेनिया की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई इस रिसर्च में यह इंकशाफ हुआ है कि तंज़ो-ओ-मिज़ाह वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में एक मौसर किरदार अदा करता है। आज हम इस तहकीक के नताइज पर रोशनी डालेंगे कि कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो इस रिसर्च के बाद सामने आए हैं, और देखेंगे कि हंसी मजाक कैसे वालिदैन और बच्चों के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम कर सकता है। प्रोफेसर बेंजामिन लेवी की क़यादत में की गई इस तहकीक ने वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात में तंज़ो-ओ-मिज़ाह के किरदार को उजागर किया है। रिसर्च के मुताबिक तंज़ो-ओ-मिज़ाह न सिर्फ तफरीह का जरिया है, बल्कि ये इल्मी लचक को फ़रोग़ देने, तनाव को कम करने और तख्लीकी मसाइल के हल में भी मददगार साबित हो सकता है। प्रोफेसर लेवी ने बताया है कि मिज़ाह वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात को नुमायां तौर पर बेहतर बना सकता है, और जो बच्चों की हम परवरिश कर रहे हैं उनमें भी एक अहम किरदार अदा करता है। रिसर्चर्स ने इस तहकीक के लिए 18 से 45 साल की उम्र के 312 अफराद का जायजा लिया। इन नताइज से पता चला कि निस्फ से ज्यादा अफराद ने बताया है कि उनकी परवरिश ऐसे वालिदैन ने की है जो अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करते थे। इसके अलावा 71.8% ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मिज़ाह बच्चों की परवरिश के लिए एक मौसर जरिया है। प्रोफेसर बेंजामिन लेवी ने तहकीक के अख्ताम पर उम्मीद जाहिर की है कि वालिदैन तंज़ो-ओ-मिज़ाह को अपने बच्चों की परवरिश में एक मौसर जरिए के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि महज अपने तनाव को कम करने के लिए। उनका यह कहना है कि माँ बाप का बच्चों के साथ दोस्ताना जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और ये आज के वक्त की ज़रूरत भी है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, उनके दोस्त बने, उनकी नफ्सियात को समझें, उनकी ज़रूरियात को समझें। और ये तहकीक हमें बताती है कि हंसी मजाक और तंज़ो-ओ-मिज़ाह का किरदार वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे बहुत सारे मसाइल जो हैं बच्चों के वो आप हल भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं है बल्कि एक मौसर जरिया है जो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको भी बेहतर बनाता है, आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और बच्चों की परवरिश में मददगार भी साबित हो सकता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के साथ यकीनी तौर पर वक्त भी गुजारें, उनके मसाइल को भी समझने की कोशिश करें और एक दोस्ताना माहौल भी फराहम करें। जहां आज के इस दौर में हम गैजेट्स के साथ घिरे हुए हैं और हम देखते हैं कि बड़े बच्चे सभी अपने फोन्स पर बिजी हैं, स्क्रीन्स पर बिजी हैं, तो आपसी जो वक्त है, जो बातें करने का वक्त है, वो हम एक दूसरे के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो उस तमाम वक्त में जब ये रिसर्च हमारे सामने आ रही है तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि अब अगर आप बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, जुम्मा मुबारक।